हम भी वफा निभाएंगे। सैयद मुकर्रम अली शाह ने सुबह का अखबार पढ़ने के लिए सेंटर टेबल से उठाया तो साथ पड़े मैगजीन को देखकर बुरी तरह चौंके थे। अखबार हाथ से छूटकर दोबारा टेबल पर गिर गया था। उन्होंने बड़ी सुरत से मैगजीन उठाया। पहले तो उन्हें यह सब अपनी नज़रों का धोखे लगा, लेकिन जब मैगजीन के खूबसूरत सरवरक को करीब से बगौर देखा तो वो धोखे हकीकत बनकर उनका मुंह चिढ़ा रहा था। सरवरक पर इंतहाई हुसैन दोशीज़ा फुल मेकअप में जदीद लिबास ज़ेब तन किए अपने हुसैन सरापे की बहारें दिखा रही थी। एक लम्हे के लिए तो उनकी निगाहें शर्म से झक गईं और ज़हीन चकरा कर रह गया। उन्होंने जल्दी से अंदरूनी सफ़हात खोल कर देखे तो वो हुसैन दोशीज़ा अंदर भी इसी तरह के मलबूसात में क़ियामत ख़ेज़ पोज़ देते हुए नज़र आ रही थी। यकलख्त सैयद मुकर्रम अली शाह ने मैगजीन टेबल पर पटखा। उनका ख़ानदानी खून जलाल में आ गया था। मारे गुस्से के चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने फ़ौरन मोबाइल साइट से निकालकर एक नंबर मिलाया था, लेकिन दूसरी तरफ से मोबाइल ऑफ मिला। इस सूरत हाल पर उन्हें मज़ीद गुस्सा आने लगा था। बेड से उठकर हाथ में मोबाइल थामे वो बेडरूम में इधर उधर टहलने लगे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद फिर उन्होंने नंबर मिलाया। इस बार उन्हें रिस्पांस मिला था। दूसरी तरफ से हेलो अभी जैसे इंतहाई मसरूफियत से वक्त निकालकर कहा गया हो, तुम्हारा बाप बात कर रहा हूँ। सैयद मुकर्रम अली शाह बेटे की अदम तवज्जुही पर गुस्सा और झलाहट में अपना तारुफ करवा बैठे थे। ओ सॉरी बाबा जान, अस्सलाम अलैकुम। असल में अभी अभी एक मीटिंग से फारिग हुआ हूँ। बगैर नंबर चेक के मोबाइल उठा लिया था। इससे पहले कि अपनी अदम तुजाव पर एसपी सैयद मुअज़्ज़म अली शाह को बाप की तरफ से डांट पड़ती, इसने फौर वजाहत कर दी थी। क्या अभी तक ऑफिस में हो? सैयद मुकर्रम अली शाह कुछ नॉर्मल हुए थे। जी, एक अहम मीटिंग थी। मुअज़्ज़म अली शाह ने फिर वजाहत दी थी। अच्छा ऐसा करो, तुम मैगजीन अभी मंगवा कर देखो। उन्होंने हफ्तावार मैगजीन का नाम लेकर बेटे को हुक्म दिया था। क्यों, खैरियत तो है? इसका ध्यान उनके सियासी हरीफों की तरफ गया था कि कहीं किसी ने उनके खिलाफ उल्टी सीधी खबर ना छपवा दी हो। पहले तुम मैगजीन मंगवा कर देखो, फिर मुझे मशवरा देना कि अब मैं क्या करूं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे फोन का, उन्होंने मुहिम से अंदाज में कहते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया था। उल्लू का पठा इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है, लेकिन इर्द गिर्द से कुआ आंखें बंद कर रखी हैं। अहमक कहीं का। मुकर्रम अली शाह बुड़बुड़ाते हुए रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। बेटे से उन्होंने बड़े ज़ब्त से बात की थी, लेकिन अब फिर उनका गुस्सा उठ कर आया था जो वो इस पर उतारने लगे थे। मान बेडरूम में दाखिल हो तो ज़ेब-उल-निसा ने उनकी तमाम बुड़बुड़ाहट बगौर सुनी थी। वो उन्हें शाम की चाय लगने की इत्तला देने आई थी। सैयद साहिब, ये अलिफालू का पट्टा और अहमक कौन है? वो उनके नज़दीक आते हुए कुछ न समझने वाले अंदाज में गोया हुई। तुम्हारा लाडला और कौन? सैयद मुकर्रम अली शाह बिगड़ कर बोले थे। इकलौता बेटा है हमारा, कोई 5-6 बेटे नहीं हैं हमारे। ऊपर से वो घर बार से दूर दूसरे शहर में बैठा है, इसके बावजूद अब इसके पीछे पड़े रहते हैं। ज़ेब-उल-निसा खफगी से गोया हुई और उनके सामने बेड के कोने पर टुक गई। घर से दूर वो अपनी जॉब की वजह से है। मुझे इसका ये प्रोफेशन कभी पसंद नहीं था। कहा भी था कि सियासत में आ जाओ। तुम्हारे आबा वाजिद अद शुरू से इसी में मैं चुलू। सियासत इसे पसंद नहीं तो अपना बिजनेस संभाले जो मैंने दूसरों के हवाले किया हुआ है। लेकिन ये आज की नौजवान नस्ल अपने बुजुर्गों की कहा मानती है। मुकर्रम अली शाह उस वक्त किसी और का गुस्सा मुअज़्ज़म अली शाह पर अता रहे थे। अच्छा अब मुझे ये बता दे सैयद साहिब के असल बात क्या है? ज़ेब-उल-निसा इतना तो समझ गई थी कि कोई बड़ा मसला है, इसीलिए नरमी से गोया हुई। ये देखो, उन्होंने सेंटर टेबल से मैगजीन उठाकर ज़ेब-उल-निसा को उठाया था। सैयद साहिब अलिफा, ये तो अपनी नगीना जैसी लग रही है। पहले तो वो शौहर की इस फरमाइश पर हैरान हुई, फिर सरवरक पर बैठी दोशीज़ा को किसी नगीना से मिलाते हुए इसका लिबास देखकर वो कुछ अटक अटक कर बोली थी, अंदर के सफ़हात खोल कर देखो। उन्होंने दूसरा हुक्मनामा जारी किया था। ज़ेब-उल-निसा ने एक नज़र शौहर की जानिब देखा और मैगजीन के अंदर के सफ़हात खोल कर देखने लगे, लेकिन अंदर भी वही दोश थी जिसका लिबास उन्हें कुछ नाज़ेबा लगा था। शौहर के सामने अजीब झिझक सी महसूस करते हुए उन्होंने मैगजीन वापस टेबल पर रख दिया था। पहचाना? मुकर्रम अली शाह ने उन्हें खामोश देखकर इस्तिफ़सार किया था। सैयद साहिब,
मैंने कहा ना, ये लड़की अपनी नगी में बहुत मिल रही है। अब की बार ज़ेब-अल-निसा ने उलझकर उनकी जानिब देखा था। ये आज वो उनसे कौन सी पहेली बुझवा रहे थे। ज़ेब-अल-निसा बेगम न जाने किस दुनिया में अब रहती हैं, न लड़की अपनी नगीना ही है। वो उनकी सादगी पर बुरी तरह चिढ़ा उठे थे। अच्छा, ज़ेब-अल-निसा को गोया यकीन नहीं आया था। वो दोबारा मैगज़ीन उठाकर देखने की थी। इनकी तो 7 पुश्तों में औरत में आज़ादी नहीं हाथी, जिसका इस्तेमाल किए रही थी। माकरम अली शाह के मोबाइल की बीप बज उठी। मुअज़्ज़म अली शाह का नंबर देखते ही उन्होंने मोबाइल कान से लगाया था। हाँ मुअज़्ज़म बेटे, अब क्या कहते हो? उन्होंने छूटते ही बेटे से इस तरह सवाल किया जैसे वो इस मसला का हल निकाल कर बैठा हो। बाबा जान, इसकी तालीम गई भाड़ में, आप इसे वापस बुलवा लें। उधर उनका बेटा उनसे ज्यादा गुस्से और जलाल में था। मुअज़्ज़म बेटे, उत्तम जैसे सुलझे हुए नौजवान से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। क्या ये मसले का हल है? बेटे के गुस्से ने उन्हें कदरे ठंडा कर दिया था। नाबा जान, आपकी भतीजी ने हमारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है और अभी भी आप अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा रखते हैं। सैयद मुअज़्ज़म अली शाह का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देखो बेटा, जज्बाती मत बनो। जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है इतना ही मुझे भी आ रहा है, लेकिन यूं तो मसला हल नहीं होगा। सैयद साहब नरमी से गोया हुए थे। माजरत के साथ कहूंगा बाबा जान, ये सब आपकी ढील की वजह से हुआ है। तालीम की आड़ में वो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वो जले भुने अंदाज में उन्हें इल्ज़ाम दे रहा था। तुम मुझे ताने दे रहे हो, जबकि दिल्ली की यूनिवर्सिटी में दाखिले पर तुमने भी उसका साथ दिया था। सैयद साहिब के लहजे में अफसुर्दगी उतर आई थी। ये गुस्ताखी में कैसे कर सकता हूँ बाबा जान, और शायद मुझसे भूल हो गई थी जो मैंने इस वक्त नगी का साथ दिया। मुअज़्ज़म उनके अंदाज़ पर कुछ ढीला पड़ा था। मुअज़्ज़म, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि एक ही शहर में रहते हुए तुम 4 माह से इससे नाफिल हुए, जानते हुए भी कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। साहिब ने भी इसकी कोताही को गिनवाना जरूरी समझा था। नाबा जान, मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं हूं। वो बुरी तरह चढ़ गया था। अच्छा, सब बातें छोड़ अब मुझे ये बताओ कि नगी से किस तरह बाज पर्स की जाए। वो फिर नरमी से गोया हुए थे। फोन पर नगी से बात करना बेकार है, आप कराची आ जाएं, ये बात आमने सामने होनी चाहिए। मुअज़्ज़म ने मशवरा दिया था। ठीक है, मैं कल ही आ रहा हूं। ये लो, अपनी माँ से बात करो। उन्होंने इसे जवाब दिया और मोबाइल ज़ेब-अल-निसा की समत बढ़ाया, जो काफी देर से खामोश बैठे बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी। अम्मी जान, क्या हुआ? आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? अब तो बाबा जान से चाय का पूछने गई थी। शहरबानो चाय की ट्रे थामे हाल कमरे में दाखिल हुई, जहां ज़ेब-अल-निसा अपने मखसूस तख्त पर तन्हा बैठी नजर आए। शहरबानो ने चाय की बड़े तख्त पर ही रख दी और खुद भी एक कोने पर टुक गई थी। तुम्हारे बाबा जान तो किसी काम से बाहर निकल गए हैं। उन्होंने अपनी सोचों से निकलकर अपने करीब बैठी शहरबानो को जवाब दिया था। अच्छा, अब मुझे अपनी परेशानी बताएं। शहरबानो ने चाय का कप उन्हें थमाते हुए इस्तिफसार किया। ज़ेब-अल-निसा ने चौंक कर उसकी समत देखा। इस लड़की से उनके खानदान का कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो सैयद मुकर्रम अली शाह के अजीज तरीन दोस्त की बीनी थी, जिसके वालिदैन इसके बचपन में एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद 2 साला शहरबानों को संभालने वाला कोई नहीं था। यूं वो सैयद मुकर्रम अली शाह और ज़ेब-अल-निसा की सरपरस्ती में आ गई और उसकी परवरिश ज़ेब-अल-निसा के हाथों हुई थी। ज़ेब-अल-निसा बेगम ने कभी इसे अपनी औलादार से कम नहीं जाना था। बचपन में तो शहरबानो इस हकीकत से बेखबर थी, लेकिन शऊर की मंजिलों पर कदम रखते ही वो हकीकत जान गई और हकीकत इससे छुपाई भी नहीं गई थी। लेकिन इसके बावजूद शहरबानो ने सैयद मुकर्रम अली शाह और ज़ेब-अल-निसा को हमेशा अपने वालिदैन का दर्जा दिया था। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। शहरबानो ने उन्हें गहरी सोच में गुम देखकर फिर पुकारा था। होना क्या है, बस नगी ने परेशान कर दिया है। उन्होंने बेजार होते हुए नगी का कारनामा इसे बता दिया था। हमने तो इस औरत के साए से भी इसे बचाया था, लेकिन न जाने उसने ये शौक कहाँ से चरा लिया है। वो ये तो इसने कुछ अच्छा नहीं किया। शहरबानवान की सोच से बेखबर तासुफ से गोया हुई थी। वो ये तो इसने कुछ अच्छा नहीं किया। शहरबानवान की सोच से बेखबर तासुफ से गोया हुई थी।
ये तो उसे मालूम था कि नगी को मॉडलिंग का शौक है, क्यों न। कॉलेज के ज़माने में वो हर इस सरगर्मी में हिस्सा लेती थी जिसमें इस तरह का काम होना था। और आज का अखबार और मैगजीन अभी तक इसकी नज़र से नहीं गुजरा था, वरना वो भी नगी का कारनामा देख चुकी होती। दूसरे दिन सैयद मुकर्रम अली शाह अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर समेत हाई रोड कराची पहुंच गए। अब वो खुद तो नगीना के हॉस्टल नहीं जा सकते थे, इसलिए मुअज्जम को इसे घर लाने के लिए कहा था। नाबाजान में कभी इसके हॉस्टल नहीं गया, आप अपने ड्राइवर को भेजकर उसे बुलवा लें। मुअज्जम ने साफ इनकार किया था। अचानक आकर मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब पहली बार मुझसे मिलने आए हैं, इसने अपने फितरीला उबालीपन में कहते हुए पलटकर मुअज्जम की तरफ भी देखा था, जो उसे नजरअंदाज करके बाहर निकल चुका था। लेकिन हम तुमसे बहुत खफा हैं, उन्होंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए भरपूर नगी से कहा था। वो क्यों बाबा जान? नगीना आंखों में हैरत समेटे आ तो उनका मतलब समझ गई थी या फिर वाकई अनजान थी। वो उनके साथ ही कुशादा सोफे पर टुक गई थी। जी बेटे, तुम हमारे अजीज तरीन भाई की औलाद हो, हमने भी तुम्हें अपनी भतीजी नहीं जाना, हमेशा अपनी बेटी समझा है। तुम्हारी हर ख्वाहिश को मुकद्दम जाना है, लेकिन ये जो तुमने मॉडलिंग वाली हरकत की है, इससे हमें बेहद सदमा हुआ है। उन्होंने कुछ सख्त तरीके से उसे मलामत करने का सिलसिला शुरू किया, जिसका दौरानिया 1 घंटे पर था, जिसमें उन्होंने इसे अपने सैयद खानदान के हसब नसब की ऊंच नीच समझाई थी। सॉरी आबा जान, बस मैंने तो ये काम शौकिया किया था। मेरी एक दोस्त है, इन्हीं की मैगजीन के लिए मैंने काम किया था, नगी ने नादिम होते हुए वजाहत की थी। क्या हम उम्मीद रखें कि आइंदा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी? सैयद साहब इसकी शर्मिंदगी महसूस करके कुछ नर्म हुए थे। जी, नगी ने आहिस्ता से कहते हुए निगाहें झुका ले। इसका शौक दब गया। फिलहाल तो उसे ये एहसास हो रहा था कि इससे कुछ गलत हो गया है। ये मेरी बेटी बहुत समझदार है। इसकी सआदतमंदी पर सैयद साहब यकलख्त पर सुकून दिखाई देने लगे थे। मुअज्जम को तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। लान में बैठे हुए वो दानिस्ता सैयद मुकर्रम अली शाह और नगीना के बेचे से निकल आया था। अंदर जिस तरह की मीटिंग चल रही थी वो अच्छी तरह जानता था। वो कुर्सी की बैक से सर टिकाए बैठा था। मान जालीदार दरवाज़ा खिलने की मखसूस आवाज़ पर उसकी निगाह में घर के अंदरूनी हिस्से की समत उठी थी, जहां से सैयद मुकर्रम अली शाह नगीना के साथ सीढ़ियां उतरकर लान की समत ही आ रहे थे। मुअज्जम, हम जरा अयाज पीरजादा दोस्त की तरफ जा रहे हैं। अब आए हैं तो उनसे भी मिलते जाएं। सुबह तो हमारी वापसी है, तुम ऐसा करूंगी को जरा हॉस्टल छोड़ आओ। सैयद साहब ने नजदीक आते बुलंद आवाज में बेटे को हुक्म दिया था। अब जा रहे हैं तो खुद ही इसे छोड़ते जाएं। मुअज्जम ने मुअज्जब लहजे में जवाब देते हुए उनके साथ खड़ी नगी को नजरअंदाज कर दिया था। हमार अरवट दूसरा है। वो मुअज्जम को घोर कर पलटे और धीरे धीरे चलते हुए पोर्च की समत बढ़ गए। बावर्दी ड्राइवर उनके इंतजार में खड़ा था। नगी अभी तक खड़ी थी। उनकी गाड़ी को गेट से बाहर निकलते देखकर उसने भी खामोशी से गेट की समत कदम बढ़ाए थे। कहाँ जा रही हो? मुअज्जम को अपनी अना को मार कर उसे पुकारना ही पड़ा था। सैयद मुअज्जम अली शाह, मैं अपने हॉस्टल टैक्सी से भी जा सकती हूँ। नगीना ने पलटकर उसे लठमार अंदाज में जवाब दिया था। तुम अपने आप को समझती क्या हुआ? उधर बैठो। मुअज्जम तब कर उठा और इसे बाजू से पकड़कर दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद इसके सामने विराजमान हो गया था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुअज्जम ने इंतहाई संजीदगी से कहते हुए बगौर उसकी समत देखा था। स्किन कलर के सूट में शानों पर 2 पटा डाले स्टेप किंग घने सिया रेशमी बाल शानों पर झूल रहे थे। गुलाबी रंगत पर तीखे नैन नक्श। इसका हसन एक फितना था जो बगैर किसी आराइश के भी बिजलियां गिर रहा था। उसने ज़ेब अल-निसा के मुंह से अक्सर ये सुना था कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। गलत बात मत करो मुअज्जम। नगीना का लहजा बेहद सपाट अतः इसका इशारा समझ गई थी। नगी, जो काम तुम कर चुकी हो इसके बाद भी मुझसे नरमी की तवक्को रखती हो? मुअज्जम के लहजे में कूट कूट कर तंज भर हुआ था। मैं बाबा जान को जवाब दे चुकी हूँ, तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूँ, नगी ने बुरी तरह चढ़कर कहा था। किया? मुअज्जम के खून में गुस्सा का एक उबाल सा उठा था, ये जानते हुए भी कि वो इसके बचपन की मंगेतर है, वो इसे बेहद चाहता है, फिर भी वो ऐसी बात कर रही है। हाँ, मैं तुम्हारे आगे जवाब दे नहीं हूँ। उसने मुअज्जम के बड़े रूप की भी प्रो नहीं की, बल्कि ठोक बजाकर ऐलान किया था। और अगर मैं ऐसा सामान पैदा कर दूं?
मुअज्जम की धमकी मानी खेज थी, क्या मतलब है तुम्हारा? नगी को इसकी बात से कुछ अंदअस्त हुआ था। शादी के बाद औरत अपने हर फेल की जवाबदेह शौहर के सामने होती है, ऐसे में तुम क्या करोगी? मुअज्जम बेहद नजीदवा नजर आ रहा था। शादी जब होगी देखा जाएगा, नगी ने बरजस्ता कहा था। नगीना शाह, शादी कल भी हो सकती है, ये सिर्फ मेरी ढील है। मुअज्जम ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए इसकी तबीयत साफ कर दी थी। तुम मुझे हॉस्टल छोड़कर आ रहे हो या मैं खुद चली जाऊंगी? झिंप गई थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रहा था, लेकिन अक्सर हुनूस बरकरार थी। चलो, लेकिन आइंदा तुम मॉडलिंग नहीं करोगी? मुअज्जम कुर्सी से उठते फिर उसे जता रहा था। नगी ने मुअज्जम की समत खफगी से देखा और खामोशी से इसकी मैयत में कदम आगे बढ़ा दिए थे। किताब बंद करते हुए शहरबानों के खूबसूरत होठों से की सूरत में एक गहरी सांस निकली थी। शेर उसके हसब हाल था। औला में कब से शाहजी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं चांद की ख्वाहिश क्यों करने लगी हूँ, हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि सैयद मुअज्जम अली शागी के हैं, फिर मैं इस शराब के पीछे क्यों भाग रही हूँ? ए अल्लाह, मुझे इसको गिरफ्तारी से निकाल लीजिए। एक बेबसी के आलम में उसने अपना सर कुर्सी की बैक से टकाया था। आंखें मूंदी तो दो मोती दाएं बाएं लुढ़क गए थे। इसकी सातों ने किसी गाड़ी का हॉर्न सुना था। वो चौंक उठी, रात के इस पहर कौन आ गया? शहरबानो अपने कमरे की खिड़की के करीब ही बैठी थी। उसने फौरन दबीज पर्दा हटाया। वॉचमैन ने घर का गेट खोल दिया था और अंदर रहने वाली गाड़ी सैयद मुअज्जम अली शाह की थी। गेट पर लगी फैंसी लाइट्स की रोशनी में उसने बाआसानी देख लिया था। शाह जी, इसके होंठों से ये नाम बड़ी आहिस्तगी से निकला था। इसके अर्दिगर्द गवाह फूल खिल उठे थे। बचपन से ही वो इसे इस नाम से पुकारती थी, जिस पर आज तक किसी ने इसे टूका नहीं था। वो जो कुछ देर पहले मोहब्बत की इस गिरफ्तारी से आज़ादी मांग रही थी, लेकिन अब सब कुछ भूलकर कमरे से निकल आए। ये दिल के मामले भी अजीब होते हैं। अस्सलाम अलैकुम शाह जी। शहरबानों ने उसे लंबी चौड़ी राहदारी में ही पकड़ लिया था। वालेकुम अस्सलाम, तुम अभी तक जाग रही हो? नरमी से जवाब देते हुए मुअज्जम को भर को ठिठक कर रुका और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। अभी तो 12 ही बजे हैं शाह जी। अच्छा, अब खाना खाएंगे, आ चाय पिएंगे? शहरबानो इसके तेज कदमों का साथ देते हुए इस्तिफसार कर रही थी। खाना और चाय वगैरह को छोड़ो, सिर्फ एक गिलास दूध ले आ, अगर जहमत ना हो। अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मुअज्जम ने कहा था। जी। वो इस बात में सर हिलाती पाई थी। फिर कुछ देर बाद शहरबानो दूध का गिलास लिए इसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई थी। बेडरूम में एसी ऑन था और मुअज्जम रॉकिंग चीज पर बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठा हुआ था। लिबास तब्दील करके नाइट सूट में मलबूस था। शाह जी अपने आने की इत्तला नहीं दी। शहरबानो ने नजदीक आकर बड़े तपाई पर रख दी थी। मैं दरअसल एक काम से आया था। अब देर हो गई तो सोचा घर ही चलविरात ठहर कर सुबह निकल चलेंगे। अम्मी जान तो सो रही होंगी, अब तो सुबह ही मुलाकात करेंगे। उस वक्त उन्हें भी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। मुअज्जम बड़ी तफसील से बात कर रहा था। बाबा जान तो इस्लामाबाद में हैं। शहरबानो ने उनके बारे में भी इत्तला देना जरूरी समझी थी। हाँ, मुझे मालूम है, वैसे इस वक्त में घर के किसी फर्द को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम हो गई, जिसके लिए सॉरी। मुअज्जम ने दूध का गिलास तपाई से उठाते हुए कहा था। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हुई शाह जी, मैं तो जाग रही थी। आपकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो बाहर निकल आई। इसके लहजे में इनकिसारी थी। बेहद मुतनासिब जिस्म, गंदुम के खोशों जैसी रंगत पर पुरकशिश नक्श, सुनहरी बाल लिए सिल्की बाल और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जो उसके किताबी चेहरे पर बेहद सजती थीं। इसका पूरा वजूद सादगी का पैकर था, लेकिन इस सादगी में भी एक कशिश थी। बहुत शुक्रिया शहरबानो, मुअज्जम ने दूध पीने के बाद खाली गिलास ट्रे में रखते हुए बेहद सादा लहजे में कहा था। दो, लेकिन शाह जी मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये घर मेरा भी है और इस घर में रहने वालों से मेरा भी कुछ रिश्ता है, अगर आप समझिए। शहरबानो ने मतानत से कहते बड़े उठाई और बेडरूम से बाहर निकल गई थी। मुअज्जम अली शाह इसके जवाब पर बड़ा महफूज हुआ था। इसके दिल ने यह तस्लीम करने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। ये मान उन्हीं लोगों ने तो इसे दिया है। इस घर में मुलाजमों की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां शहरबानों ने अज खुद अपने सर ली हुई थी।